हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज भाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लॉ से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। जो आज का टॉपिक होने वाला है चाइल्ड की कस्टडी के संबंध में, यानी कि बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, बच्चे को मेंटेनेंस के संबंध में प्रोविजन क्या क्या है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर। सेक्शन नंबर 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। यह सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप अपने बच्चे की कस्टडी लेना चाहते हैं। तो कस्टडी के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं, इसमें हम उन सभी को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ में आएगा। और स्क्रीन पर मैंने सेक्शन जो कटिंग है आपको दिख रही होगी, डायरेक्ट मैंने ओपन किया हुआ है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको भी मैं एक बारी रीड आउट करूंगा। पहले आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ ये सेक्शन कहना क्या चाहता है, उसके बाद डायरेक्ट रीडिंग के साथ हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो जब हम सेक्शन नंबर 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को पढ़ते हैं तो इसकी सब हेडिंग क्या कहती है, कस्टडी ऑफ ए चिल्ड्रंस, यानी कि बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी। तो जब हम किसी भी बच्चे की कस्टडी की बात करते हैं तो यहाँ पर चार ऐसे पॉइंट हैं जो कोर्ट कंसीडर करती है। सबसे पहला पॉइंट है वेलफेयर ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि बच्चे का वेलफेयर सबसे पहला देखा जाएगा। प्राइम, फर्स्ट, पैरामाउंट पॉइंट जो है कंसीडरेशन जो किया जाएगा, यानी कि कोर्ट किस चीज को ध्यान में रखेगी, बच्चे के वेलफेयर को ध्यान में रखेगी। उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बच्चे की कस्टडी निर्धारित करेगी। सेकंड पॉइंट है, सबसे पहला तो ये पॉइंट हो गया वेलफेयर ऑफ ए चाइल्ड। सेकंड पॉइंट हमारा आता है विशेस ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि बच्चे की इच्छा क्या है। बच्चे की इच्छा पूछी जाएगी, कोर्ट पूछेगी कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, क्या आप पापा के साथ रहना चाहते हैं या आप मम्मी के साथ रहना चाहते हैं, आप अपना पॉइंट हमें बताइए। तो बच्चा ये जो सेकंड पॉइंट है इसमें वो अपनी इच्छा को जाहिर करेगा, वो रियलिटी बताएगा कि वो उसके पेरेंट कैसे हैं, उनके नेचर के बारे में बताएगा। यानी कि वो यह बताएगा कि पापा मेरे साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार करते हैं, मेरे को सारी चीज़ें ला कर देते हैं, किसी भी तरीके की मारपीट नहीं करते, मम्मी मेरे को मारती है। जो उनके मन की जो भी चीज़ें हैं जो उनके साथ एक्चुअली में हुआ है उस चीज़ को वो कोर्ट में जाहिर करेंगे और इस पर निर्धारित की जाएगी बच्चे की कस्टडी किसको दी जाए। उसके बाद कोर्ट एक और चीज को कंसिडर करेगी जब बच्चे की कस्टडी दी जाएगी कि पेरेंट की क्या इच्छा है। अब पेरेंट्स जब भी कस्टडी मांगते हैं तो वो सभी दूसरे अपोजिट में एलिगेशन लगाते हैं, यानी कि जब वाइफ के पॉइंट को जब सुन रहे हैं, कोर्ट सुन रही है, तो वो ये कहेगी कि हस्बैंड जो है इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, इसे खाना पीना नहीं देता, इसे मारपीट करता है, इसे दवा नहीं दिलाता है और इसे रूम में बंद कर कर रखता है, ये इसके माता पिता इससे मारपीट करते हैं, यानी कि एलिगेशन लगाए जाते हैं। और इसी तरीके से वाइस वर्सा जब हस्बैंड से पूछा जाता है तो वो इस तरीके से एलिगेशन लगाते हैं। अब यहाँ पर कोई कोर्ट क्या करेगी, पेरेंट की विशेष को भी सुन सकती है और उस पर कंसिडरेशन जो है कर कर बच्चे की कस्टडी निर्धारित कर सकती। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है एज, एज एंड जेंडर ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे की एज क्या है और बच्चे का जेंडर क्या है। यानी कि मेल है तो किसको यहाँ पर कस्टडी पहले दी जानी चाहिए, फीमेल है तो किसको जानी चाहिए, एज कितनी है, 5 साल से नीचे है, 14-15 साल से ऊपर है तो किसको कस्टडी दी जाएगी। इसके संबंध में हमें जो है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के अंदर प्रोविजन दिए गए हैं, उसको भी आपको समझ लेना है और उसको भी आपको एक बार रीड कर लेना है, मैं सेक्शन आपको बता दूंगा। अब सॉरी, सबसे पहला
और इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन और सब सारी चीज़ों को का निचोड़ करने के बाद लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट यही आता है कि बच्चे का वेलफेयर किसके साथ रहने पर सही होगा। यानी कि कस्टडी अगर हस्बैंड को दी जाए, कस्टडी अगर वाइफ को दी जाए, तो ऐसे में बच्चे का वेलफेयर होना चाहिए। यानी कि बच्चा किसी भी तरीके की परेशानी से यहाँ पर पीड़ित ना हो, बच्चे के वेलफेयर को ध्यान में रखा जाएगा, इसीलिए इसे सबसे ऊपर रखा गया है। यह पैरामाउंट है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्रूशियल कंसिडरेशन है। तो जब कस्टडी की बात आती है तो ना केवल फाइनेंशियली चीजों को ध्यान में रखा जाता है, ना केवल फिजिकली चीजों को ध्यान में रखा जाता है, बल्कि और पॉइंट्स को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि मोरली जिसको कस्टडी दी जा रही है उसका मोरल बिहेवियर कैसा है, क्या वो मोरली सही है या मोरली सही नहीं है, बच्चे की टाइज किसके साथ सही है, यानी कि बच्चे का रिलेशन किसके साथ सही है, क्या हस्बैंड के साथ सही है, क्या वाइफ के साथ सही है, कंडक्ट किसका अच्छा है, कंडक्ट बच्चे के लिए किसका ठीक है। इसके बाद सोसाइटली देखा जाएगा कि जो हस्बैंड है उसका बिहेवियर सोसाइटी में कैसा है, क्या वो डेली ड्रिंक करके आता है, मारपीट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। भले ही बच्चे के साथ वो ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन सोसाइटी में औरों से झगड़ा करता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है बच्चे के ऊपर। और कैपेसिटी, आपने कस्टडी मांग ली एज ए हस्बैंड या एज ए वाइफ, आपने कस्टडी मांग ली, आपकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है उस बच्चे का जीवन यापन करने के लिए, उसका स्कूलिंग करने के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, तो ऐसे में यहाँ पर फिर कस्टडी आपको नहीं दी जाएगी। सोशली मेंटली क्या जिस पार्टी को कस्टडी दी जा रही है वो बीमार तो नहीं रहता है, उसको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो बच्चे को लग सकती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल और फिजिकली नहीं देखा जाएगा, और भी पॉइंट्स को कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि बच्चे का वेलफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब भी बच्चे की कस्टडी किसी को दी जाती है। तो यहाँ पर आई होप आपको कस्टडी का पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जब भी कस्टडी दी जाती है तो मेन 4 पॉइंट देखे जाते हैं, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। बाद में आते हैं हमारे विशेस ऑफ द चिल्ड्रंस, विशेस ऑफ द चाइल्ड, विशेस ऑफ द पेरेंट्स एंड एज एंड जेंडर ऑफ द चाइल्ड। ये यहाँ पर इनका कम मतलब इनकी भी रेलिवेंसी है, लेकिन इनको इतना कंसिडर नहीं किया जाता। मोस्ट ऑफ द मोस्ट है कि बच्चे का वेलफेयर देखा जाता है। तो जब यहाँ पर आप सेक्शन नंबर 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आता है कस्टडी। कस्टडी के साथ साथ आप बात कर लेते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के रिगार्डिंग भी तो पॉइंट बनता है। मेंटेनेंस के संबंध में हमने प्रीवियस 2 वीडियो बनाई है जिसमें हमने बात की थी हस्बैंड के मेंटेनेंस की, वाइफ के मेंटेनेंस, यानी कि वाइफ और हस्बैंड कब मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। 2 सेक्शन थी, सेक्शन 24 और 25, जिसमें कि एक में इंटरिम मेंटेनेंस जिसे हम पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस कहते हैं, और दूसरी मेंटेनेंस थी परमानेंट मेंटेनेंस। इसी तरीके से मेंटेनेंस की जरूरत पेरेंट्स को भी होती है और साथ साथ बच्चे को भी होती है। अब जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा रहा है उसके साथ अगर बच्चा भी रहता है तो उसको भी मेंटेन करने का राइट बनता है अपोजिट पार्टी का। तो मेंटेनेंस भी निर्धारित जानी चाहिए। जब मेंटेनेंस हस्बैंड की तो निर्धारित हो गई, अब हस्बैंड के साथ बच्चा भी रह रहा है तो उसकी भी निर्धारित करनी, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है बढ़ जाती है। बच्चे की नीड्स, उसके स्कूल का जाना आना, खर्चा, खाना पीना, ट्रैवलिंग करना, ये सारी चीजें इंक्लूड होकर उसको हेल्प करती है उसके सभ्य का जीवन यापन करने के लिए और बच्चों का जीवन यापन करने के लिए। तो मेंटेनेंस के रिगार्डिंग प्रोविजन हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन नंबर 24 और 25 में। सेक्शन नंबर 26 केवल चाइल्ड की मेंटेनेंस की बात करता है कि उसमें उसके मेंटेनेंस को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा।
मेंटेनेंस के साथ साथ यहाँ पर एजुकेशन का पॉइंट भी दिया गया है। अब एजुकेशन जब मेंटेनेंस निर्धारित की जाती है, चाहे वो बच्चे की मेंटेनेंस यहाँ पर जब निर्धारित की जाती है, तो ऐसे में एजुकेशन को के पॉइंट को भी वहां पर देखा जाता है कि उसकी एजुकेशन अच्छी हो। एजुकेशन अच्छी होगी तो वो का वेलबींग अच्छा होगा और वेलफेयर यहाँ पर बच्चे के साथ काफी ज्यादा सही तरीके से होगा। अब यहाँ पर क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने? कस्टडी की बात कर ली, मेंटेनेंस की बात कर ली, एजुकेशन की बात कर ली, और एक और पॉइंट है एक्सेस ऑफ ए चिल्ड्रन। जब हम ये पॉइंट डिस्कस करते हैं एक्सेस ऑफ ए चिल्ड्रन, एक्सेस ऑफ ए चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ बनता है, शादी करके आते हैं कपल, हस्बैंड एंड वाइफ है, कुछ समय के बाद डिस्प्यूट हो जाता है और वो अलग रहने लग जाते हैं, डिवोर्स की पिटीशन कोर्ट में फाइल कर दी, अब दोनों अलग अलग रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं, और यहाँ पर बच्चा भी है उनका, और वो चाइल्ड कस्टडी की भी बात कर रहे हैं, तो अब एक्सेस किसके पास होगा? कोर्ट जिसको भी ऑर्डर करती है, चाहे वो हस्बैंड को करे चाहे वो वाइफ को करे, कि आपके पास कस्टडी होगी इस बच्चे की। साथ साथ यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखी जाएगी कि जिसको कस्टडी दी गई है उसके अपोजिट में जो पार्टी है के पास भी एक्सेस होगा उस बच्चे से मिलने का, क्योंकि वो बच्चा उन दोनों का है। ये नहीं है कि कस्टडी अगर एक को दे दी गई तो दूसरे के पास राइट ही नहीं है उसे किसी भी तरीके से मिलने का, तो ये यहाँ पर राइट होता है कि वो मिल सकता। बात करें पेरेंट की विशेष के बारे में हम डिस्कस कर चुके, हमने एक पॉइंट छोड़ दिया है, एज और जेंडर ऑफ ए चिल्ड्रन। एज और जेंडर ऑफ चिल्ड्रन का क्या मतलब होता है कि अगर जब हम हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 को पढ़ेंगे तो उसके अंदर सेक्शन नंबर 6 है जिसमें लिखा हुआ है कि बच्चे की एज अगर 5 साल से कम है, यानी कि उसकी एज टेंडर एज है, तो ऐसे में बच्चे के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए कस्टडी किसको दी जाएगी? माँ को दी जाएगी, क्योंकि छोटा बच्चा है, ऐसे में माँ के साथ रहेगा तो उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड यहाँ पर उनके लिए सही होगा, उस बच्चे के लिए ठीक होगा। और इसी तरीके से अगर उसकी एज 15 से 16 साल से या उससे ज्यादा है तो ऐसे में हस्बैंड के पास उसकी कस्टडी दी जाएगी। और ऐसा नहीं है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि भले ही बच्चा छोटा है या बच्चा बड़ा है तो माँ को कस्टडी नहीं मिलेगी, अगर वहां पर पार्टी किसी भी तरीके से यहाँ पर ऐसे कॉन्सिक्वेंस बन रहे हैं जिसमें कि बच्चे का वेलफेयर सही नहीं हो रहा है तो कस्टडी को चेंज किया जा सकता। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं हम एक और पॉइंट की, जस्ट वेट कीजिए एक मिनट। अब बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है, वेरिएशन भी किया जा सकता है, कैंसिलेशन भी किया जा सकता है ऑर्डर का, या फिर रिवोकेशन या ऑर्डर पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसा कब कब हो सकता है? जैसे कि हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ साथ रह रहे हैं और यहाँ पर बच्चे की कस्टडी जो है वाइफ को दे दी गई। अब वाइफ जो है, वाइफ ने बच्चे को सही तरीके से मेंटेन नहीं किया, उसको प्रॉपर फूड नहीं दिया, जिस कारण से वो बच्चा बीमार हो गया। अब हस्बैंड की तरफ से एप्लीकेशन फाइल करके उसकी कस्टडी को चेंज किया जा सकता है, या फिर हस्बैंड को उनसे एक्सेस होने का टाइम बढ़ाया जा सकता है कि मुझे ज़्यादा समय मिलने दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चा बीमार हो सकता है और उसकी लाइफ को भी खतरा हो सकता है। सपोज दैट अभी हफ्ते में एक बार पेरेंट्स हस्बैंड जो है उससे मिल रहा था, लेकिन बीमार होने के कारण अब जो है कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि हस्बैंड जो है 3 बार मिल सकता है, ये देख सकता है कि आप इसको सही तरीके से बच्चे को रख रहे हैं या नहीं रख रहे, कि आप केयर अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मॉडिफिकेशन किया जा सकता है ऑर्डर में, चाहे वो कस्टडी की बात हो, चाहे वो उसकी एजुकेशन की बात हो, चाहे उसके मेंटेनेंस की बात हो, चाहे उसके एक्सेस की बात हो। तो ऑर्डर को कैंसिल भी किया जा सकता है, रिवोक भी किया जा सकता है, मॉडिफिकेशन भी किए जा सकते हैं, उसमें अल्टरेशन भी किया जा सकता है।
अब इसी सेक्शन के अंदर सेक्शन नंबर 26 के अंदर आपको जो है एक प्रोवाइजियो देखने को मिलेगा। मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर देता हूं। इस प्रोवाइजियो में क्या बताया गया है? इस प्रोवाइजियो में बताया गया है कि जब भी एप्लीकेशन लगाई जाएगी चाइल्ड की कस्टडी के संबंध में, चाइल्ड के मेंटेनेंस के संबंध में, उसके एजुकेशन के संबंध में, तो इस एप्लीकेशन को जितना जल्दी हो सके उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। और इसमें एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि 16 डेज के अंदर इसको जो है खत्म किया जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा चाइल्ड की कस्टडी के संबंध में सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में क्या प्रोविजन दिए गए हैं। मैं एक सेक्शन और बताता हूं, आपको उसको पढ़ना है। जब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो इसमें बात की गई है यानी कि कोर्ट को जो रीजनेबल होगा वो यहाँ पर ऑर्डर करके कस्टडी दे देगी। लेकिन जब आप सेक्शन नंबर 13 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें शेल वर्ड का यूज किया गया है। वेलफेयर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सबसे जरूरी है और उसको ही ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़कर और कानूनी जानकारी ले सकते। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।